हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। इससे पहले हमने 43 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और जो यूपी टीजीटी सिविक्स के लिए, यूपीएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए ही आगे बढ़ते हैं और बेसिक जानकारी आपको देना चाहिए। कैपिटल स्टडी सर्कल अब लखनऊ में भी आ चुका है। इससे पहले हम दिल्ली में थे और तमाम सारे स्टूडेंट जो दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अब वो कोरोना के बाद वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो हमने यहाँ पे भी एक सेंटर खोला है। और ख़ास तौर से एकेडमिक्स के लिए जो टीजीटी पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर के लिए लखनऊ के अंदर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था। जबकि हमने देखा कि इलाहाबाद में तो है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी, जो बच्चे बाहर पढ़ के आए थे उनके साथ ये थे कि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है या बहुत बार हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा है, तो पूरी तरह से जो शुद्ध हिंदी है उसमें जब क्वेश्चन पेपर या चीज़ें आ रही हैं तो उनको समझाने वाले या उनको इंग्लिश में ना मटेरियल मिलने की वजह से बहुत सी चीज़ें दिक्कत आ रही थी। तो हमने ये जो टेस्ट सीरीज है बाइलिंगुअल, और तो इसमें हमने इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं रखे, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसको इंग्लिश में करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं और अंत में हम आपको एक रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर कि जब भी अभी तक जो पढ़ा है हमने उसको हमेशा याद रखना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जैसा मैं लगातार बताता रहता हूँ कि एक तो होता है कि इंग्लिश और हिंदी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी हिंदी में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इंग्लिश को देख लीजिए, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो तो हिंदी में देख लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। 1-2 क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि रिवीजन होना चाहिए कि हमने पढ़ा है, समझा है, सब कुछ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद समझना जरूरी है और उसको याद रखना भी जरूरी है। तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो उसका असर आपके मार्क्स पर पड़ता है और वो ही मार्क्स सिर्फ आपका सिलेक्शन रोक देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए रिवीजन भी ज़रूरी है और उसको करते रहिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आइडिया क्या है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरल स्टेट। मतलब कि संघ ही नहीं है, संघ का है, भारत राज्यों का संघ है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है और किस शेड्यूल में लिखा है? शेड्यूल भी फर्स्ट है, उसमें भी डिफाइन किया गया है कि भारत क्या है, उसकी टेरिटरी, उसका क्षेत्र। और इसमें आपको ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो अगर सिंपल सा है, सबसे पहले क्या लिखा है अनुच्छेद 1 में? क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 के 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, की यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसकी टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में डिसाइड किया गया है वो होगी। और जो इंडिया है उसमें इसका मतलब स्टेट्स भी हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं, और अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली गई है वो भी रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला अनुच्छेद आर्टिकल 1 में ही लिखा है और शेड्यूल भी 1 है, उसमें लिखा है। हाँ, कोई नई टेरिटरी कुछ बनाना है तो आर्टिकल 3 यूज़ होता है, तो वो तो अलग है। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे हम देख रहे हैं कि हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? पूछ रहा पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा में, हरारे में, बेलग्रेड में, नई दिल्ली में। तो कौन कौन इसमें जुड़े हुए सदस्य थे? तो तमाम सारे थे, लेकिन उसमें भारत का एक अहम रोल था। अब ये हुआ कहाँ पर था? 1968 जो है बेलग्राद में। बेलग्राद कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में बेलग्राद है, वहाँ पहला हुआ था। कई बार दूसरा या तीसरा भी पूछ लेते हैं, तो दूसरा कहाँ हुआ था? कायरो, इजिप्ट में। इसके बाद तीसरा कहाँ हुआ था? लुसाका, जाम्बिया में।
और उसके बाद अगर चौथा पांचवा तो यूजुअली नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो ये कि आखिरी कहाँ पे हुआ था, या आखिरी इसके बाद वाला जो है वो कहाँ होना है। तो आखिरी जो हुआ था, लास्ट जो हुआ था वो 2019 में, वो कहाँ पे हुआ था, अज़रबैजान में, बाकू में। और अगला कहाँ होना है जो 2023 में शेड्यूल्ड है, वो कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, युगांडा। और युगांडा के भी TBD जगह है का नाम है, TBD, वहाँ पे होना है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़रबैजान ये भी हो सकता है कि लास्ट कहाँ पे हुआ, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर आप बचपन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ा जाता है यूनाइटेड नेशन की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन से पूछी जाती, घुमा फिरा के, कभी कब हुई पूछ लिया, तो कभी क्यों हुई, कब कैसे हुई, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडर कौन कौन थे, यही पूछा था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 24 जनवरी 1945, 25 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 4 अक्टूबर 1945। तो जो बचपन में हमने पढ़ा उसको रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, क्या होगा उसका सही आंसर। 24 जनवरी नहीं है, 24 जून भी नहीं है, अक्टूबर है, ये तो याद है, लेकिन अक्टूबर में क्या है, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को 1945 को वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में कहाँ शुरुआत होती है, ये भी याद रखिए। तो सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन आज के समय अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ऑब्वियसली USA में है हेडक्वार्टर। तो 24 अक्टूबर 1945 ये याद रखिए, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सैन फ्रांसिस्को में इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं 4th नंबर में क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ये बोला गया है। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 39 में क्या है कि दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स टू लाइवलीहुड, कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है और पर्याप्त सुविधाएं मिले, मुहैया कराए राज्य। इसके अलावा अनुच्छेद 40 जो है वो क्या कह रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली विलेज पंचायत या ग्राम पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 40 कह रहा है। और इसके बाद अगर हम 41 पे आ जाएं तो 41 क्या कह रहा है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कह रहा है कि कुछ मामलों में कि राइट टू वर्क है, वैसे राइट टू वर्क हमारे यहाँ नहीं है, ये यूजली जो ऐसे कम्युनिस्ट कंट्री जो होती है वहाँ तो होता है, यहाँ पे नहीं होता। लेकिन कह रहे कुछ मामलों में राइट टू वर्क हो सकता है, इन केस अगर कोई परेशानी में है या ऐसी चीज़ें होती है। राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था क्योंकि DPSP में ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब तो राइट टू एजुकेशन हो गया है, यहाँ से हटा दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 42 में किया गया कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की, मानवीय परिवेश मिलना चाहिए काम करने के लिए, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको मैटरनिटी, मातृ जो सेवा के लिए होता है, उनको लीव मिलना कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया है कि ऐसा ना हो कि उनसे उस समय भी काम कराया जाए, वो उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो ये संविधान में ही डाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया आर्टिकल 40। इसमें विलेज पंचायत या ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, मतलब ये आम बोलचाल या आम बातचीत में भी ये आती है बातें, टीवी देखते हैं या तमाम डिबेट्स में ये बोला ही जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राम। तो BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं और जगजीवन राम पहले लेबर मिनिस्टर बनते हैं। तो कौन है इसमें से जो पहला कानून मंत्री था? तो कानून के बारे में सबसे अधिक कौन जानता था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये पूछा सकता है कब से कब तक रहे? 1947 से 1952 तक रहे। उसके बाद उनके मतभेद हो गए थे जवाहरलाल नेहरू के साथ हिंदू कोड बिल को लेके, और उसमें उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अपना पद का त्याग कर दिया था। उसके बाद वो दूसरी अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं, जिसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, हमने पढ़ाया भी है, आपको बताया भी है। तो इसका आंसर सिंपल है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। 6th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तीसरी दुनिया से तात्पर्य है। तीसरी दुनिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड जो है इसको किसने बनाया, या थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? तो अगर हम देखेंगे तो नाम थर्ड वर्ल्ड पहली बार यूज होता है अल्फ्रेड सौवे ने किया, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? तेल उत्पादक अरब राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के देश, अफ्रीकी देश, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे। तो आपको देखना है कि क्या चीज़ सही है। ये ओपेक हो सकते हैं अरब देश जो हैं, पूर्वी यूरोप देश जो है वो नहीं है, अफ्रीकी देश क्योंकि ये तो फर्स्ट वर्ल्ड में चले गए, या सेकेंड वर्ल्ड में। पूर्वी यूरोप जो है वो सेकेंड वर्ल्ड में चला गया क्योंकि ये एक समय में सोवियत यूनियन के ब्लॉक में थे। तो अब हम देखते हैं कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड क्या है। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड जो है, फर्स्ट वर्ल्ड USA के नेतृत्व में जो पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको फर्स्ट वर्ल्ड बोला गया। सोवियत यूनियन के नेतृत्व में जो सोशलिस्ट ब्लॉक था उसको सेकेंड वर्ल्ड बोला गया। और थर्ड वर्ल्ड जो है, जो इन दोनों ब्लॉक में नहीं था, कई बार NAM के भी मेंबर हो जाते हैं, वो लोग माने गए। और वो सारे के सारे अगर देखें तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे, इसलिए थर्ड वर्ल्ड में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश आ जाता है, अफ्रीका के तमाम सारे कंट्री आ जाते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड जो है आज के समय सिनोनिम बन गया है गरीब डेवलपिंग कंट्री का, लेकिन उस समय ये था कि दोनों विचारधाराओं से सहमत ना होने वाले कंट्री जो थे, देश, वो थर्ड वर्ल्ड थे। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, ये विशेषताएं कहाँ दिखाई देती हैं? तो सिंपल सा है, इसमें पूछा गया है सभी कुछ राज्य में निहित है, मतलब कि राज्य जो है सब कुछ है, उसमें आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे रहेंगे, सब कुछ राज्य डिसाइड करेगा, और राज्य ही सर्वोपरि है। लेकिन इस तरह का जो स्टेट है, राज्य किस विचारधारा में आता है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। समाजवाद मतलब सोशलिज्म, साम्यवाद का मतलब कम्युनिज्म, उदारवाद का मतलब लिबरलिज्म, और सर्वाधिकारवाद का टोटलिटेरियनिज्म। तो इनमें से कौन सा होगा? समाजवाद राज्य को बोलता है कि जरूरी तो है, आवश्यक बुराई है, ये कहता है कि आवश्यक भलाई है, इसमें जरूरी है, राज्य जब तक नहीं रहेगा तब तक कैसे काम करे। कम्युनिज्म कहता है कि राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं, अंत में मनुष्य जो है आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करेगा, जिसको जितनी ज़रूरत होगी उसको उतना मिलता रहेगा। उदारवाद क्या कहेगा? ये कहता है कि आवश्यक बुराई है। तो
और सर्वाधिकारवाद मतलब सब कुछ राज्य है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, इस तरह का आइडिया कौन किसका था? सबसे पहले मुसोलिनी का, और मुसोलिनी के बाद हिटलर भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन रेजिम जो होगी वहाँ पे होता है कि राज्य से बाहर कुछ भी नहीं हो, किसी भी चीज़ पे कानून बना के कुछ भी कर सकता है। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को साम्यवाद का बाइबल कहा जाता है? तो साम्यवाद का बाइबल जो है, साम्यवाद क्या है? तो हमने बताया कम्युनिज्म की थ्योरी कौन लाता है? कार्ल मार्क्स लाते हैं। तो कार्ल मार्क्स की कोई बुक होगी, यहाँ पे देखें तो बुक का नाम है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की है, दास कैपिटल मार्क्स एंड एंजल जो है दोनों। तो अब ये जो है दास कैपिटल, क्योंकि इसी में बेसिक थ्योरी लिखी है, चाहे वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन हो या सरप्लस वैल्यू हो या फिर जो डिवीज़न है कि बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट, जिसको हम बुर्जुआ और सर्वहारा कहते हैं, उसमें का 2 भागों में विभाजन, या वर्ग संघर्ष की बात हो, इस तरह के सारे जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें इसमें लिखी हैं गई हैं। और आर्थिक जो कैपिटलिज्म है उसके बुराइयां या किस तरह से वो शोषण करता है, उस शोषण पे बेस्ड है, वो बताते हैं। तो जो मोस्ट फेमस बुक है दास कैपिटल, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं द कैपिटल, और ये मार्क्स द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण, और इसको बाइबल की तरह माना जाता है। इसको तो पढ़ना, जो कम्युनिस्ट हैं उनके लिए पढ़ना जरूरी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। उदारवाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म का मौलिक सिद्धांत, बेसिक टीनेट क्या है? मौलिक थ्योरी, बेसिक फंडामेंटल क्या है? तो फंडामेंटल यही है कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, तो समानता में तो विश्वास नहीं करता उदारवाद। राष्ट्रवाद भी कहता है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद के चक्कर में होगा क्या कि जो कह सकते हैं कि फ्री मार्केट नहीं होगा। और फ्री मार्केट, उदारवाद फ्री मार्केट मानता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने ही देश के कंपनी से सामान खरीदेंगे, हम बाहर के लोगों से नहीं करेंगे। तो ये फ्री मार्केट के आइडिया के अगेंस्ट में, इसलिए राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में होता है जो उदारवाद है। सामाजिक न्याय अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें सामाजिक न्याय का नहीं है। तो क्या होगा आंसर हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इंडिविजुअल लिबर्टी। और कहाँ से शुरू होता है? जब लॉक बोलते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यहीं से उदारवाद की जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इसका नेचुरल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है जब बोलते हैं, यहीं से व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता उदारवाद से जुड़ जाती। आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपने संविधान को पढ़ा है, थोड़ा भी देखा है, तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे है। तो न्याय शब्द, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जस्टिस का उपयोग कहाँ हुआ है? तो सबको मालूम है, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। कैसे? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब यहाँ पे जस्टिस का मतलब न्याय। कितने प्रकार के? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय। अगर हम उसके आगे बढ़े, लिबर्टी कितने प्रकार की बोला है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्कशिप की। तो 5 प्रकार के ये 3-5। और अगर अगला जो देखें इक्वलिटी, तो इक्वलिटी कितने प्रकार की बोली गई?
स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस की अपॉर्चुनिटी की, तो दो प्रकार की, तो 3 5 2, ये भी कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कितने कितने प्रकार की, तो ये भी याद रखिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में है, तो इसमें सोचना ही नहीं है, ये सारे गलत हैं, सही आंसर 10 का प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ाया जाता, जब गांधी जी पे हम कोई ऐसे लिखते हैं या गांधी जी पे कोई आर्टिकल लिखते हैं स्कूल में, तो ये पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, इस पर लिखना ही पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कौन है, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानडे, अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, यही उनको ले आते हैं और बोलते हैं कि आप इंडिया में काम कीजिए, पहले भारत को देख लीजिए, समझिए। जब अफ्रीका में वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे तो वो इंडिया उनको बुलाते हैं। इसी के साथ साथ अगर सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसका भी निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो इससे भी जुड़ा हुआ नाम है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो सिंपल, क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि भारत में नहीं है, चीन में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, तो कहाँ है, ब्रिटेन। और आज के समय इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है और किंग कौन बन गया है, चार्ल्स, उनके बेटे चार्ल्स जो हैं वो किंग बन गए हैं। अभी तक प्रिंस चार्ल्स थे, अब वो किंग चार्ल्स हो गए। तो ब्रिटेन और ब्रिटेन के साथ 15 और देश हैं जो इसके वो राजा बन गए हैं, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया जो है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड, इस तरह तमाम सारे दूसरे छोटे छोटे कंट्री जहाँ के वो राजा बन गए हैं। तो अभी भी वहाँ राजतंत्र है, लेकिन संवैधानिक है। राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी उसको पार्लियामेंट बोलेगी वही करना है, तो राजा सिर्फ टोकन है। हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देख लेते हैं। किस देश में, अब उसकी का जस्ट अपोजिट, किस देश में प्रत्यक्ष जब प्रजातंत्र है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसको क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि जनरल विल के थ्रू। और रूसो जो है वहाँ के हैं भी, बाद में फ्रांस में आ जाते हैं तो फ्रांसीसी बन जाते हैं, नागरिकता तो फ्रांस की मिल जाती है लेकिन वहाँ से पैदा होते हैं। तो कहाँ पे प्रत्यक्ष जनतंत्र है, जहाँ पे हर डिसीजन, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो जनता सामने आ जाती है और जनता को थ्रू डिसीजन लिया जाता है। तो भारत में तो नहीं है ऐसा, ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ भी पार्लियामेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पार्लियामेंट है, स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पे है। स्विट्ज़रलैंड में अगर देखें तो ये बहुत ही डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी है। जब भी कोई इशू पे कंफ्यूजन होता है तो जनता से पूछ लिया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, कि ऐसा कोई भी जो बिल पास ना हो जो नंबर में किसी को कम हो, इसलिए लगे कि हमारा नंबर कम है इसलिए हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस मामले में तो बहुत अच्छे हैं स्विट्ज़रलैंड के लोग, लेकिन दूसरे मामले में बहुत देर से उनको समझ में आता है कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट होना चाहिए, जो कि 1971 में देते हैं। अगर हम अपने देश में देखें तो हमको आज़ादी के समय ही महिलाओं को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बहुत समझदारी से महिलाओं को भी और सभी वर्ग को, लोगों को दिया। उसी समय में अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पे माइनॉरिटी का तो बहुत ख्याल रखा जाता है लेकिन महिलाओं का उतना ख्याल नहीं रखा गया। 71 में जाके ये समझ पाए कि महिलाओं का भी इक्वल राइट है। तो आगे बढ़ते हैं, 14th देख लेते हैं। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये इसके थ्रू जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। ये किस सिद्धांत में होगा? शक्ति के सिद्धांत में। शक्ति में तो राजनीतिक चेतना की जरूरत ही नहीं है, जिसके पास शक्ति है वो बलशाली है, वो राज्य करेगा। दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें भी चेतना की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने ही भेज दिया राजा को। सामाजिक समझौते का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें चेतना ना हो गया, सिक्योरिटी का ज़्यादा संबंध था कि अपनी सुरक्षा के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया, जिसके बड़े थिंकर कौन कौन हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो।
विकासवादी सिद्धांत जो है वो कहता है ग्रेजुअली मनुष्य जानवर की तरह था, लेकिन उसके अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ती गई और धीरे धीरे उसने जो है राज्य का फॉर्म ले लिया, गांव बनाया, समुदाय बनाया, क्लान बनाया, कम्युनिटी बनाई और फाइनली राज्य बनाया। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पीस मिल प्रोसेस। तो उसमें हुआ, तो ये विकासवादी सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th के बाद हम 15th पे पहुँचते हैं। 15th को क्वेश्चन को देखें। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये फिर से वही बहुत सिंपल क्वेश्चन, फिर से बचपन वाला क्वेश्चन हमने देखा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सभी को मालूम, राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, PM अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ये तीनों तो नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में और कौन कौन लोग थे? तो 7 मेंबर्स थे टोटल। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, इसके अलावा BR अम्बेडकर तो थे ही, KM मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। तो ये सारे लोग जो थे वो, और उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? 30 अगस्त 1947 पहली मीटिंग होती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसका कथन था? ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ओपनहाइमर, TH ग्रीन, गिलक्राइस्ट, लास्की। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। इच्छा जो है कि अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेंस में बोली जा रही है चीज़ें, और पहली बार पॉजिटिव चीज़ें लाने वाले थे TH ग्रीन, जो उनके आइडिया पे वेलफेयर स्टेट भी कह सकते हैं बना है, क्योंकि ये उदारवाद का मानवीय चेहरा दिखाते हैं। उदारवाद में जो प्रॉब्लम है उसको हटा दीजिए। बोल तो रहा है उदारवाद की फ्री कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन के साथ, फ्री कंपटीशन के साथ क्या होता है? जो पहले से पावरफुल है वो आगे निकल जाते हैं और जो गरीब हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो कहते हैं कि इसमें ऐसा, जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें की जाए, वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। तो उदारवाद में समाजवाद का मिश्रण करने वाले भी TH ग्रीन हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? TH ग्रीन। आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17वें में चले जाते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो आप देख सकते हैं विधि की उचित प्रक्रिया पे सबसे अधिक कौन फोकस करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो विधि की उचित प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रोसेस क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत छोटा है, 7 आर्टिकल है, 12 पेज का संविधान है, इसलिए वहाँ पे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है। हमारे यहाँ ढेर बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑल्दो हम भी करते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो राज्य के 4 आवश्यक अंग माने गए हैं, जिस पे बहुत से लोग एग्री करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। अगर देखें तो सीधे जैसे कहते हैं भूभाग नहीं हो आवश्यक अंग है, तो भूभाग, सरकार, संप्रभुता और पॉपुलेशन, जनता भी तो होनी चाहिए तभी तो ये 4 आवश्यक अंग माने गए। तो हो गया संप्रभुता, सरकार, भूभाग। कानून जरूरी अंग नहीं है, कानून ना भी हो तो भी वो माना जाता है कि राज्य है और उसको लॉलेस राज्य मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन है सालमन का, अगस्टाइन का, कांट का, बेंथम का। तो चारों में से कौन होगा? इसमें सही आंसर जो होगा अगस्टाइन का, सेंट अगस्टाइन, जो कि माना जाता है कि समाजवाद को लाते हैं, रिलीजन और चर्च को
चर्च और कहते हैं स्टेट को मिलाने की बात करते हैं कि चर्च का आइडिया और स्टेट का आइडिया अलग अलग नहीं है, इंटरगोनिस्टिक नहीं है। तो इनका सही आंसर है कि राज्य जो है, अगर कानून या न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य जबरदस्ती चीज़ें लेता है। या आपने मेहनत की, आपने कमाया, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, उसमें से 10% राज्य ले रहा है। तो राज्य तो ले रहा है क्योंकि वो न्याय दे रहा है। इसकी जगह पर कोई और व्यक्ति ले ले तो क्या आप कहेंगे उसको लुटेरा बोलेंगे? 1% भी ले ले, 1 रुपये भी आपसे छीन ले कि नहीं आपको सैलरी मिलती है, हमको 1 रुपये चाहिए, लेकिन वो न्याय नहीं दे रहा है, इसलिए उसको लुटेरा कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। बांग्लादेश में 1971 में भारत के हस्तक्षेप का कारण था। हमको मालूम है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया था, और ये अब एक नया कंट्री बन जाता है बांग्लादेश। तो और उसमें माना जाता है कि भारत की एक अहम भूमिका रही है। अब भारत इसको किस तरह से जस्टिफाई करता है? शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप किया हमने? नहीं। मानवीय हस्तक्षेप भी नहीं, वित्तीय हस्तक्षेप भी नहीं, आत्मरक्षा के लिए हस्तक्षेप, क्योंकि वहाँ पे टर्मोइल हो गया था, काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे, तो आत्मरक्षा के लिए हमने हस्तक्षेप किया, क्योंकि तमाम सारे लोग भाग के इंडिया में आ रहे थे और इंडिया के सुरक्षा को भी खतरा था। तो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसको हटा दें। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहली समाजवादी जो है राज्य की स्थापना चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में। तो चीन में तो 1950 में हुई, क्यूबा में 60 के लगभग हुई, और सोवियत संघ में 1917 में हुई। तो सबसे पहले जो है 1917 में, जिसको हम कहते हैं अलग अलग नाम से बहुत सी जगह पे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति, प्रथम समाजवादी क्रांति या मजदूर क्रांति, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। अक्टूबर क्रांति के बारे में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अक्टूबर क्रांति जो है उसकी डेट अगर पूछेंगे तो आती है 7 नवंबर, क्योंकि रसिया का कैलेंडर थोड़ा पीछे चलता है तो उनके यहाँ हर चीज़ देर से होती है। तो 7 नवंबर को मनाया जाता है अक्टूबर क्रांति वहाँ पे। अभी भी मतलब इंग्लिश कैलेंडर से वो 7 नवंबर होता है, वैसे वहाँ 25 अक्टूबर होता है। तो हटा देते हैं ये, आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? ये फिर से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेके 20 तक, 19-20 तक, 14 से 19 तो परफेक्टली याद रहना चाहिए क्योंकि इससे पूछा ही जाता है। तो 16 अनुच्छेद 16 पूछ रहे हैं, 16, 17, 18, 19। तो अनुच्छेद 16 में क्या है? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता मिलेगी। 18 में क्या है अगर देखें तो 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं होगा, जैसे सर, लॉर्ड, वाइसराय, सेना को छोड़ के और एकेडमिक को छोड़ के, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये तो हो सकते हैं, कैप्टन, मेजर, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई टाइटल नहीं होगा। 19 में क्या है? 19 को अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और 17 बचा, 17 में क्या होगा? अनटचेबिलिटी, 17 में अनटचेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, 22 हो गया हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा, लोकसभा इसका सही आंसर होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही आंसर हो गया सी,
कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी? थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने भी कुछ दिनों पहले क्वेश्चन किया था, आइडिया ऑफ जस्टिस का। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, और थ्योरी ऑफ जस्टिस हम सभी जानते हैं जॉन रॉल्स की बुक है, नेहरू की नहीं है, लॉक की नहीं है, अम्बेडकर की नहीं है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। जॉन रॉल्स माने जाते हैं जो मॉडर्न समय है उसके, या अभी तक जितने भी चिंतक पैदा हुए, थिंकर पैदा हुए हैं, फिलोसफर पैदा हुए, उनमें से ओरिजिनल जो हैं वो आखिरी हैं। उससे बाद कोई उस लेवल का जो प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम इनकी कैटेगरी में रखा जा सके, वो जॉन रॉल्स हैं जो आखिरी थिंकर हैं। इनके जो आइडिया है जस्टिस एज फेयरनेस, इसके अलावा व्हील ऑफ इग्नोरेंस या ओरिजिनल पोजीशन, इस तरह की जो चीज़ है कि अज्ञानता का आवरण है, वास्तविक की स्थिति में जाना, या फेयरनेस का आइडिया है। 2 प्रिंसिपल देते हैं जस्टिस का कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और दूसरा जस्टिस एज डिफरेंशिएशन कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ आती है कि पॉलिसी बनाने पे किसी न किसी को नुकसान होगा, तो वैसी पॉलिसी बनाई जाए जो सबसे करीब आदमी को ज़्यादा फ़ायदा दे। अगर अमीर को या बड़े लोगों को नुकसान भी हो रहा है तो भी वो कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है, और तो उल्टा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसके बाद है क्विक रिवीजन करेंगे। 2 मिनट के अंदर हम उस रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो कितनी भी अच्छी समझी हो, कितनी भी अच्छी जानते हो, लेकिन अगर याद नहीं कोई चीज़ तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी है? ओपेनहाइमर की, मॉर्गनथाउ, महेंद्र कुमार, MS राजन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो बुक है ये लिखी गई 1948 में, और जो है ये रियलिज्म या यथार्थवाद की सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक है। तो यथार्थवादी कौन है इसमें से? हम जानते हैं हैंस मॉर्गनथाउ। हैंस मॉर्गनथाउ जो हैं वो किस पे बिलीव करते हैं? यथार्थवाद पे। यथार्थवाद का बेसिक आइडिया क्या है? जो है शक्ति और नेशन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, अपना राष्ट्र हित जो है वो सबसे ऊपर है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े वो इस तरह के यथार्थवादी आइडिया में करते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन आज के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने पूरी बात सुनी है और उसके आसपास की चीज़ों पे जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से दिया और उसको नोट कर लिया, तो आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर इन टॉपिक से आने हैं तो या तो रिपीट हो सकता है, और रिपीट होने के चांसेस 10, 20, 30% ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इधर उधर की बात करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन आने की संभावना वहीं से होती है। तो आगे बढ़ते हैं। एक जो हमने बात की क्विक रिवीजन की, वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, हमने एक बुक बताई थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। किसकी बुक है? फ्रांसिस फुकुयामा की बुक पूछी गई थी, 1992 में लिखते हैं। और फ्रांसिस फुकुयामा जो है कहते हैं कि एंड ऑफ द हिस्ट्री हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, अब कोई लड़ाई बची नहीं है। जो पूंजीवाद और साम्यवाद और समाजवाद में थी, अब वो क्लियर हो गया है कि पूंजीवाद ही एक अच्छी विचारधारा है, जो अब युद्ध नहीं होगा। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, हमेशा टेंशन बनी रहती थी, युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में 10-15 साल के अंदर, 92 के बाद उनको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, कि जो पूंजीवाद की विचारधारा है उसमें भी युद्ध हो रहे हैं, उसमें भी टेंशन है, और डेवलपमेंट और रुक गया। उनको लग रहा था कि जब आपस में कंपटीशन समाजवाद और पूंजीवाद का ख़त्म हो जाएगा तो विकास पे ज़्यादा फोकस करेंगे लोग, लेकिन हुआ क्या, अभी उसका उल्टा हो गया। अगर आप देखें आज के समय रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान में युद्ध हो चुका है, इराक में हो चुका है, ईरान भी कहीं कहीं अटैक हो रहा है, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, तमाम जगह पे युद्ध हो रहा है। तो इतने युद्ध जो हैं कोल्ड वॉर में नहीं होता, इसीलिए उसको कोल्ड वॉर बोला गया था, कि शीत युद्ध है। एक टेंशन तो है युद्ध की, लेकिन वो युद्ध होता नहीं था कभी, ना कोई मरता था, बहुत रेयरली। अगर वियतनाम वॉर को छोड़ दिया तो बहुत कम वॉर हुए, और उसके तुलना में आज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रांसिस फुकुयामा अपने आप को बोलते हैं कि मेरी समझदारी गलत थी, मैं उसमें अच्छा लग रहा था कि बहुत तेज़ी से तरक्की होगी, लेकिन एक विचारधारा
होने से गलत है। इसी के अगर अपोजिट देखें, जो मॉर्टन कैपलान है कि जो कहते हैं सबसे स्टेबल जो आइडिया है वो कौन सा होता है, वो कहते हैं कि बाईपोलर आइडिया। बाईपोलर आइडिया में सबसे स्टेबिलिटी होती है सबसे अधिक। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि आइडिया ऑफ जस्टिस हमने बताया, अमर्त्य सेन की बुक के बारे में बात की थी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में हमने बात की थी, कौन देता है। तो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों ही डेविड ईस्टन देते हैं। व्यवहारवाद, जब वो कहते हैं कि हमको वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए और सोचते समय अपने जो मूल्य हैं, अपने जो वैल्यू है उसको अलग कर देना चाहिए और उससे हम नया तरीके से हर चीज़ को, जैसे मेडिकल साइंस या फिजिक्स या दूसरी चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाती हैं, वैसे हम भी पॉलिटिकल साइंस में प्रिडिक्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे क्या होने वाला है। लेकिन उसी समय जब ये थ्योरी अपने चरम पे थी, वियतनाम वॉर हो जाता है और इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा वॉर हो सकता है। उनको लग रहा था कि वॉर नहीं होगा। अब क्या हुआ, तो फिर इन्होंने अपनी थ्योरी को बोला कि बकवास है और नया थ्योरी लगाई पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसमें और भी फैक्टर्स को डाला कि इसमें वैल्यू भी डालिए, ह्यूमन माइंड को भी डालिए कि ह्यूमन माइंड का कोई भरोसा नहीं है। जो बात कर रहा है शांति का, अचानक युद्ध करने लगेगा, और जो युद्ध की बात कर रहा था वो उसका शांति से। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी उन्हीं का आइडिया। इसके अलावा कांग्रेस का नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस, जो पूछा गया कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में समाजवादी आइडिया को उन्होंने अपनाया। 1955 की अवार्डी सेशन में नेहरू ने बोला था कि हमारा जो आइडिया है वो समाजवाद की तरफ ज़्यादा होगा, ऑल्दो हमारी पूरी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, समाजवादी इकोनॉमी नहीं होगी। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, अब तक प्राइवेट बैंक थी, जो 1921 में बनी थी, बन के भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाती है, जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। बाद में इंदिरा गांधी और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, उससे तमाम सारे रोजगार क्रिएट होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक होने से अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके अपने भी इंटरेस्ट होते हैं। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की थी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो है रिलीजन सेक्स के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 हमने बात की थी, एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल, ये तो हमने आज भी पढ़ लिया। इसके अलावा जो है सबसे जो बड़ा हमारा विधिक सलाहकार होता है वो कौन होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, और उसको असिस्ट करने के लिए कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल के पास वो पावर होती है कि वो किसी भी हाउस में बात रख सकता है, बैठ सकता है, इसी के साथ कहते हैं वोटिंग नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ें। राज्य में जो है सबसे बड़ा विधिक जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, एडवोकेट जनरल, ये पूछा गया था। इसके अलावा म्यूचुअल एड नाम की पुस्तक के बारे में पूछा गया, बुक का, पीटर कॉपरिन है जो, जिसमें डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट में जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने पिछले उसमें डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे। व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट पे जा सकते हैं हमारी www.capitalstudycircle.com पे, फेसबुक पे कैपिटल स्टडी सर्कल, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी कैपिटल स्टडी सर्कल। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते हैं या आप रिसर्च में हैं, अगर आप हमको PhD के लिए कोई असिस्टेंस चाहते हैं, तमाम सारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हमसे जुड़े रहते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही सजेशन देंगे। और अगर आप कोई भी किसी PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपनी थीसिस या थियोसिस लिख रहे हैं, तो आप उसमें हेल्प मांग सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर असिस्टेंस और कंसल्टिंग जो प्रोफेसर होंगे उनसे आपको बात करा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं, अगला कल हम फिर से एक नया टेस्ट सीरीज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।